खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हुमायूं और आज इतवार को हम मिल रहे हैं। एशेज का पहला टेस्ट एजबेस्टन पे जारी है और बांग्लादेश ने 546 रन से अफगानिस्तान को हरा दिया। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा, दे डोंट डिजर्व टेस्ट स्टेटस। किस खुशी में उनको टेस्ट स्टेटस दे दिया गया, ये बात समझ नहीं आई। वो टीम जिसके पास कोई फर्स्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं है, they don't play first class cricket, so how would they play test cricket? कुछ नहीं कर पाते। और तब भी मैंने एक बात कही थी कि अगर आपको इनको देना ही था, पहले इनको कहना था 1 साल या रणजी ट्रॉफी में खेलो, 1 साल काउंटी क्रिकेट खेलो, या 2 साल शेफील्ड शील्ड खेलो, 1-2 साल। इनके प्लेयर, उसको मैं सपोर्ट करना था आईसीसी को, इनके प्लेयर लंबी फॉर्मेट खेलने के आदी हो जाते तो कुछ बात बनती। उठा के दे दिया क्योंकि आयरलैंड को दिया। आयरलैंड वाले खुद भी खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं। वो 3 दिन और 4 दिन के मैच के थोड़े आदी हैं, इसलिए देखिए आप वो हारते भी हैं तो 400, 450, 350 रन की टीम बना लेती है। तो ये इशू रहेगा और शायद इसके बाद उनके साथ कोई टेस्ट न खेले, ज़्यादा आयरलैंड खेलेगा। तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ टेस्ट स्टेटस देने का। एशेज के पहले दिन की कहानी वही जो 1-2 साल से चल रही है इंग्लैंड के लिए, रूट की सेंचुरी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अपरूट रूट दीज डेज। आउट नहीं होते हैं रूट आसानी से, और कितनी आसानी और कंफर्ट से बैटिंग करते हैं। जितने आपको बाबर आजम दिखते हैं जब बैटिंग करने आते हैं टेस्ट मैच में, कितने कंफर्टेबल होते हैं। आसानी से लगता है बैट्समैन खेल रहा है, एट पीस विद हिमसेल्फ। वही जो रूट का हाल है आजकल। और अब ये तो टेक्निकली साउंड और टेक्निकली ग्राउंड से खेलने वाले प्लेयर हैं, हमें वनडे के भी अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन अब आप देखिए कि अब रिवर्स स्वीप कहें उसको, क्या कहें, एक बोलैंड को छक्का मारा जो इनका थर्ड मैन था, उसको फाइन लेग बना के, और एक छक्का कमिंस को मारा वहाँ से। सारी टीम ने टेम्पो मेंटेन करने की कोशिश की स्कोरिंग रेट का। इसमें बैट्समैन आउट होते गए। 17 बॉलों में 18 मोइन अली या शुरू के खिलाड़ी, या बेयरस्टो 78 में 78 स्टंप। तो फिर शाम को डिक्लेयर कर दिया, थोड़ा बेवजह नजर आया कि उतनी देर में क्या कर लेते आप, विकेट बिल्कुल ड्राई है, डेड है, किया भी कुछ नहीं। 25 रन और ही बन जाते तो ठीक था। अब वो कहते हैं हम ऐसा ही खेलते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते स्टोक्स के इस फैसले को। लेकिन हैरी ब्रुक्स का आउट होना बड़ा हैरानी की बात थी। कैसे आउट हुआ? लाइन की बॉल लगी थाई को, हमने समझा कट, ये बैट पैड है, कैच की अपील होगी। कीपर, कैरी और ब्रुक को कुछ नहीं पता बॉल कहाँ गई है। शॉर्ट लेग वाला ऐसे देख रहा है, स्लिप वाला देख रहा है, उनके सर पे बॉल है, बॉल सर से गिरी पीछे और गई विकेटों में। ये हो सकता है कि उनके ब्लाइंड स्पॉट में बॉल आ गई थी। हम कहेंगे उनको बॉडी ले आनी थी बीच में, लेकिन वो बहुत फास्ट होता है और ये ब्लाइंड स्पॉट में बॉल गिरी थी। उनको ये भी खतरा था विकेट पे ना चढ़ जाऊँ या इंटरफेयर करूँ बॉल के साथ तो शायद बॉल विकेटों में चली जाए, लेकिन बॉल तो दिखी नहीं उनको। सो ही लॉस्ट द बॉल and lost the wicket as well. Nathan Lyon was very good again on a very dead track. 4 विकेट ले गए वो। लंबा खींचेगा मैच। देखिए, जहां हमने रूट का जिक्र किया कि आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, वहां एक और बैट्समैन की बात किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। उस्मान ख्वाजा। इंडिया आए तो अच्छा खेला, पाकिस्तान गए तो अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छा खेल ही रहे थे और 15वीं सेंचुरी बना ली। और उनकी बैटिंग के इर्द गिर्द घूम रही है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। इस वक्त हेड ने कुछ स्कोर किया, बीच में ग्रीन ने रन बनाए, स्मिथ ने थोड़े बहुत बनाए, कैरी स्कोर कर रहे हैं। लेकिन जब एक एंड से टीम स्टेबल है जहां ख्वाजा खेल रहे हैं। अब ये क्रिकेट का खेल भी अनोखा है। ख्वाजा बोल हो जाते हैं, ब्रॉड की बॉल पे वो नो बॉल होती है। ग्रीन पहली बॉल पे क्रीज छोड़ के निकलते हैं, पता नहीं क्या करने, और बेयरस्टो स्टंपिंग छोड़ देते हैं मोइन अली की बॉल पे। कुछ देर बाद रूट की बॉल पे कैरी का कैच बेयरस्टो से छूट गया। बेयरस्टो बहुत देर तक क्रिकेट से बाहर रहे, फोक्स कीपिंग कर रहे थे। इनसे बेहतर कीपर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी बहुत तारीफ हो रही थी कीपिंग की, क्योंकि ये कीपर हैं, ये बैट्समैन नहीं है जो कीपिंग कर रहा है, ये फुल फ्लेज कीपर है और अच्छे कीपर माने जाते हैं।
फिर दूसरे दिन शायद ऑस्ट्रेलिया सिमट गया होता। उसके बाद कैच छोड़ना कैरी का, और कैरी कर रहे हैं। जैसे इंडिया के साथ अच्छी बैटिंग की, आज भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, फ़र्क बहुत पड़ा। फिर वहीं जाऊंगा कि पहली रात को डिक्लेयर करके मिला क्या, मुझे समझ नहीं आया। और एंडरसन को इस विकेट पे खिलाना चाहिए था कि नहीं। अब इनके बैकग्राउंड में वो होगा कि ब्रिस्बेन में ब्रॉडर इनको बाहर रखा और उसके बाद सीरीज का टेम्पो ऐसा हुआ कि इंग्लैंड हारता गया, लेकिन वो ग्रीन विकेट था। वो एक बहुत बड़ी गलती थी पिछली एशेज में। इसमें कि ब्रॉडर ये इकट्ठे उतरेंगे तो प्रेशर रहेगा टीम पे, अपोनेंट पे रहेगा भी, दोनों क्लास बॉलर हैं, लेकिन विकेट टोटली सूटेबल नहीं है एंडरसन के लिए। स्पीड कम है, विकेट इतना ड्राई कभी देखा नहीं इंग्लैंड में हमने आसानी से। तो टप्पे के बाद मूवमेंट कम है, ईयर में कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा है उनको खास। अब क्या पता सेकंड इनिंग में चमक जाए, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो स्विंग पे आ जाए तो बॉल घूमने लगे तो किसी को घुमा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड उनको खिलाता है प्रोटेक्ट करके, फेवरेबल विकेट पे उनको इस्तेमाल करता है, तो ये विकेट उनके लायक नहीं था। तो मैच इवन हो गया 2 दिन के बाद, इंटरेस्टिंग भी हो गया। कई मेल भी हैं प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त एक गामुख तालिब इल्म का मेल लेना चाहूँगा। वो कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम तेज खेल के कम ओवरों में रन बना के दूसरी टीम को जीतने का ज़्यादा चांस देती है। ये 390 रन या 400 रन अगर बनाते 120 या 130 ओवर में, तो दूसरी टीम को कम मौका मिलता। अब ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा टाइम मिला है रन बनाने के लिए और मैच जीतने के लिए। तो जो आपने बात कही है इसका उल्टा पहलू लेंगे। इंग्लैंड कम टाइम में ज़्यादा रन बना लेता है और उनको ज़्यादा मौका मिलता है मैच जीतने का। आप कहते हैं दूसरी टीम को मिलता है, मैं कहता हूँ इंग्लैंड को ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि इंग्लैंड एग्रेसिव क्रिकेट खेल के दूसरी टीम को पीछे डाल देता है, प्रेशर में ले आता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप 125 ओवरों में 300 रन बनाएं तो आप मैच जीतेंगे। फिर आप डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, आप मैच बचाने के लिए खेल रहे हैं, जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं। और ये कोई गारंटी नहीं है कि जब ये 100 ओवर में 400 रन बना लें तो दूसरी टीम भी 400 बनाएगी। 400 के प्रेशर में वो 200 और 250 250 भी बना सकती है। और फिर फैक्टर है विकेट का, मौसम का, बहुत हालात हैं जिनका असर पड़ता है। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने पीक पे थी, रिकी पॉन्टिंग के अंडर, मैथ्यू वीडन और लैंगर ओपन करते थे, डेमन मार्टिन आते थे, फिर उसके बाद पॉन्टिंग और बाकी आते थे, वो 4 की रफ्तार से स्कोर करते थे। वो कम टाइम में ज़्यादा रन बना के दूसरी टीम को प्रेशर में लाते थे, इससे पहले कि दूसरी टीम रन रोक ले। तो इंग्लैंड की वो पॉलिसी है, और तब ऑस्ट्रेलिया बहुत कामयाब रहा और आज इंग्लैंड कामयाब है। आगे ये कहते हैं कि क्या वनडे की स्ट्रेटेजी अपना सकती हैं टीमें इंग्लैंड के खिलाफ। वो नकल बॉल, स्लो बॉल वगैरह जो बॉलर करना चाहे कर सकता है। अश्विन सारी चीज़ें करते हैं जब वो बॉल करते हैं, और जो फास्ट बॉलर्स भी अगर चाहें स्लो ओवर वन वगैरह तो ट्राई करनी चाहिए। बैट्समैन को उम्मीद नहीं है इस क्रिकेट में वो आएगी, बॉल आ जाए तो प्रॉब्लम होगी, और करते हैं बहुत से बॉलर। और अगर आप कहते हैं वनडे की वो स्ट्रेटेजी कि 50 ओवर का सोच के खेलें, तो फिर तो वो टीम हर मैच हारेगी ही है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में लंबा सोचना होता है, इसमें गहराई है क्रिकेट में। वहाँ ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से फ्रेंडली में बीजिंग में अर्जेंटीना ने हराया और 80वें सेकंड में मेसी ने गोल किया। अब उनके गोल की खास बात यह है कि प्लेयर्स नीड स्पेस टू स्कोर। इतनी स्पेस तो चाहिए जहाँ आपका पाँव भी हो, आपको मौका मिले। ही नीड्स नो स्पेस। वो ब्रेन काम उनका ऐसे करता है और फुट के साथ ऐसे जुड़ा है, पाँव के साथ उनकी कोई स्पेस ही नहीं थी, और वो भी कोना था गोल का और गोल हो गया। और वहाँ से जो यूरोपियन नेशंस लीग जारी है और पोलैंड ने जर्मनी को हरा दिया, एक सरप्राइज रिजल्ट है वहाँ। और जर्मनी की टीम का फॉल कंटिन्यू कर रहा है। दूसरी जानिब से ट्रांसफर्स के मामले हैं, नुवान को अब बार्सिलोना लेने को तैयार है, क्योंकि हमने पेप गार्डियोला के साथ देखा है जब वो बहुत कुछ जीतते हैं और प्लेयर कंसिस्टेंटली उनके साथ सपोर्ट में उनको जिताने में मदद करता है, तो फिर उन प्लेयरों को वो निकाल देते हैं। ये उनने बहुत लोगों के साथ किया है, नासरी के साथ किया, याया टोरे के साथ किया, उन्हें कंपनी के साथ किया, तो ताकि उनकी बालादस्ती रहे, वैसे भी रहेगी। आपकी मेल की जाने बात है। दानिश आफाकी कहते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनली एक्सेप्ट कर दिया हाइब्रिड मॉडल
इसका एशिया कप का, और 31 अगस्त से खेला जाएगा। 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, 9 श्रीलंका में होंगे। तो आपको क्या दिखता है? ये पूछते हैं कि क्या होस्टिंग राइट्स तो पीसीबी के थे, क्या वो कामयाब हुए? नो, दे हैव बीन मिजरेबल फेलियर। 4 मैच खेल रहे हैं वो वहाँ जो होस्ट था, 9 तो श्रीलंका खेल रहा है। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एक कम डाउन है उनके लिए, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने बीसीसीआई को सपोर्ट किया। तो इसलिए अब ये पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, ना इंडिया ने। दारू पूर्वारा चाडोरा से कहते हैं ये एशिया कप का फिएस्को जो एंड हुआ है, और मेरा सवाल ये है, विल बी प्लेड जस्ट 1 month बिफोर वर्ल्ड कप, सो डोंट यू थिंक इफ अ प्लेयर गेट्स अनफिट एंड इंजर्ड ही कैन मिस द वर्ल्ड कप? अदर साइड है, कॉम्पिटिटिव मैचेस हैं, बड़ी टीमें आपस में खेल रही हैं, समथिंग इज एट स्टेक, प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं, कंपटीशन से पहले कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। बोथ साइड्स यू हैव टू सी एंड वी हैव टू सी। ये तो नहीं है कि वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले अगर कोई लीग होती तो ये प्लेयर नहीं खेलते, सारे खेलने जाते। तो इस कंपटीशन में क्या प्रॉब्लम है? ये आगे पूछते हैं कि आपको नहीं लगता आईपीएल जेएंडके में खेलना चाहिए, खासकर जम्मू में खेला जाना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीएल के मैच के लिए बनाएं तो खेलेंगे। यहाँ तो जेएंडके की टीम भी अनाउंस कर दी थी कुछ सरकार ने, यहाँ वहाँ लोगों ने, ये जो टीम है उसका वो बहुत छोटा चला, अखबारों ने ज़बरदस्त तरीके से छापा यहाँ। और तब मैंने कहा था कि किसने कहा टीम है, कौन ख़रीद रहा है, कौन पैसा लगा रहा है? नोबडी। फिर कहा यहाँ वर्ल्ड कप का मैच होने जा रहा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त चला, तो तारीफ़ें और मुबारकें एक दूसरे को सब दे रहे हैं। तो ऐसा चलता रहेगा। आगे ये कहते हैं कि आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाया, और इंडिया और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपस में नहीं खेलते हैं, आईसीसी क्या करता है? ये कहते हैं ये पहला हिंदुस्तानी है जिसने ये सवाल उठाया है, या पहला शख्स इस खित्ते का जिसने ये सवाल उठाया है। यानी मेरा प्रोग्राम आप सुनते नहीं है या मानते नहीं है कि मैंने भी कभी ये कहा था। मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ, आज का है। मैंने पिछली टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में भी कहा कि 2 मेजर नेशन आपस में नहीं खेल रहे हैं, कैसी टेस्ट चैंपियनशिप है? लेकिन वो आकाश चोपड़ा है, नेचुरली ही गेट्स अ वाइडर ऑडियंस, कुछ भी बोल दे मगर वाइडर ऑडियंस। हाँ, इश्तियाक बांडे आगे कहते हैं एक बात, कहते हैं MS धोनी ने 3 टूर्नामेंट इंडिया के लिए जीते। इससे लगता है कि वो बेस्ट एवर कैप्टन थे। आपकी क्या ओपिनियन है? वो सिंगल्स खेल रहे थे क्या? जैसे अभी जोकोविच जीत गए, फेडरर जीतते हैं, नडाल जीतते हैं, बोर्ग जीतते थे, लेवर जीतते थे, सिद्धू जीतती है। सिंगल्स धोनी ने जीते, इंडियन टीम ने जीते जिसके वो कैप्टन थे। ये माइंडसेट चेंज कर दीजिए कि धोनी ने इंडिया के लिए जीते, ये इंडियन टीम ने जीते जिसके वो कैप्टन थे। ये माइंडसेट साथ चारों तरफ है, हर चीज़ में हमारी इस वक्त, हमारी पढ़ाई में, पॉलिटिक्स में, इसमें उसमें सब में। और बड़ी बात यह है कि इंडियन क्रिकेट में टीम नहीं है, स्टार्स हैं। प्लेयर्स के, स्टार्स के इर्द क्रिकेट घूमती है, टीम के इर्द नहीं घूमती है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कम बड़े खिलाड़ी हैं, हेजलवुड, कमिंस और स्टार की आप बॉलिंग टेस्ट की एवरेज देख लें, विकेट लेने की कैपेसिटी देख लें, कोई इंडियन बॉलर उनके सामने नहीं टिकता है, मगर एक भी स्टार नहीं है। स्मिथ को देख लें, कोई स्टार नहीं है उनकी टीम में। हमारे पास स्टार है, टीम नहीं है, ये फ़र्क है। वही आप पे असर है, आपने लिखा है धोनी ने 3 ICC टूर्नामेंट जीते, ठीक है। तो कपिल देव ने एक ही में कैप्टनशिप 2 में की, 1 जीता। गवास्कर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जीती, एशिया कप जीता। ये बात नहीं बनती टूर्नामेंट जीते तो ग्रेटेस्ट कैप्टन हो गए। पटौड़ी के वक्त कोई ऐसा था ही नहीं मामला, या वाडेकर के वक्त कि वो ऐसे वनडे और T20 खेल के चैंपियनशिप जीतते, तो उनको इनके साथ कैसे कंपेयर करेंगे आप? He is one of the best captains India had. Maybe not the best captain India had. कुछ और मेल लेंगे आपकी, लेकिन बात बहुत हुई क्रिकेट की। पिछली मतलब हमने फुटबॉल और फ्रेंच ओपन वगैरह की भी बात की।
और हाल ही में एक खिलाड़ी रिटायर हो गया फुटबॉल का 41 साल की उम्र में। दैट फेलो हैज अ लेजेंडरी स्टेटस। उनकी बातें भी अनोखी हैं, खेल में विशाल है। बात करेंगे जावेद परे। 1996 की बात है। एक 15 साल स्वीडिश फुटबॉलर फुटबॉल छोड़कर डॉक्स में काम करने लगे, महज इसलिए कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उनके मैनेजर जानते थे कि इस लड़के का मुस्तकबिल कहीं और नहीं, बस फुटबॉल में रचा बसा है। लड़के को डॉक्स से लाकर क्लब में शामिल किया गया। उनके साथ बाज़ाब्ता एक मुआहदा तय पाया। मुआहदे के दस्तावेजात पर जब दस्तखत करने की बारी आई तो इस 15 साल खिलाड़ी ने अपना नाम लिखा, ज़्लाटन इब्राहिमोविच। वही ज़्लाटन इब्राहिमोविच जिन्होंने आलमी सतह पर 500 से ज़ायद गोल स्कोर किए हैं और दुनियाई फुटबॉल के नामी ग्रामी क्लब्स में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। ज़्लाटन इब्राहिमोविच की पैदाइश 3 अक्टूबर 1981 को स्वीडन के एक छोटे से शहर मलैमो में हुई। उनके वालिद सफीक इब्राहिमोविच बुनियादी तौर पर बोस्निया के थे, जबकि उनकी मां जुर्का ग्रेविच क्रोशिया की थीं। दोनों बाद में स्वीडन में ही रहने लगे और यहीं की शहरियत हासिल की, लेकिन दोनों की शादी 2 साल से ज्यादा न चल सकी। अलग होने के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इब्राहिमोविच की जिम्मेदारी उनकी मां को मिल गई। उनकी मां के 5 और बच्चे थे, सभी बेतवज्जही का शिकार थे। यही वजह थी कि इब्राहिमोविच में अक्सर चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता था, और इसी गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो अजीब किस्म की शरारतें करते। कभी वो स्कूल में अपने साथियों की पिटाई करते तो कभी फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त पड़ोसियों के साइकिल चुरा लेते थे। हालांकि ट्रेनिंग से लौटते हुए साइकिल वहीं छोड़ के आते थे जहां से उठा कर लाते थे। बचपन में ज़्लाटन इब्राहिमोविच के हीरो ब्राजीलियन रोनाल्डो हुआ करते थे। उनके कमरे में हर तरफ से बस रोनाल्डो की ही तस्वीर लगी होती। 22 मार्च 2001 को ज़्लाटन इब्राहिमोविच की डील अयैक्स के साथ 8.7 मिलियन पाउंड्स के एवज तय पाई। यहाँ उन्होंने अपने जादुई खेल से सभी को महजूज कर दिया और कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि ये खिलाड़ी मुस्तकबिल का मैराडोना और ज़िडान होगा। 2004 में ज़्लाटन की ट्रांसफर यूवेंटस में हुई। यहाँ उन्होंने 2 सेरी टाइटल हासिल किए, साथ ही चैंपियंस लीग में 16 गोल दागकर यूवेंटस को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा दिया। उस सीजन के आखिर में यूवेंटस को रियल मैड्रिड ने इब्राहिमोविच की ट्रांसफर के लिए 70 मिलियन यूरोज ऑफर किए थे, ताहम यूवेंटस ने इस ऑफर को सिरे से ही खारिज कर दिया। यूवेंटस के बाद ज़्लाटन का अगला हदफ इंटर मिलान था, जहां उन्होंने आते ही टीम के लिए 3 टाइटल जितवा दिए, जिनमें दूसरा टाइटल कुछ ज्यादा ही अहम साबित हुआ। वो इस वजह से कि उन दिनों में ज़्लाटन इंजरीज से जूझ रहे थे, लिहाजा पार्मा के खिलाफ डिसाइडर में उन्हें पहले हाफ में बाहर ही बिठा दिया गया। जोरों की बारिश में ज़्लाटन ने दूसरे हाफ में खेलने की बहुत जिद कर दी। मैदान में दाखिल तो हुए लेकिन पूरी तरह फिट न थे, तमाम पैदर पे 2 गोल दागकर टीम को चैंपियन बना दिया। क्लब्स बदलने का सफर चलता रहा और नए नए क्लब्स में वो अपने जौहर दिखाते रहे। 2009 में वो बार्सिलोना क्लब में चले गए। यहाँ ला लीगा के पहली सीजन में उन्होंने इब्तदाई 5 मैचेस में लगातार गोल दागे और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले ही सीजन में 21 गोलों के साथ वो टॉप स्कोरर रहे, लेकिन पेप गार्डियोला के साथ उनकी कुछ खास जमी नहीं, लिहाजा बार्सिलोना को खैरबाद कह के वो एसी मिलान में चले आए। यहाँ 2 साल के उम्दा सीजन के बाद 2012 में उनकी ट्रांसफर पेरिस सेंट जर्मैन में हुई, जहां उन्होंने 4 मजीद डोमेस्टिक टाइटल हासिल किए। उसके बाद 2016 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फी हफ्ता 2 लाख पाउंड्स के एवज उनकी खिदमत हासिल की। वो 2019-20 में वो दोबारा एसी मिलान में चले आए। इसी क्लब की तरफ से खेलते हुए में ज़्लाटन ने अपना 500वां क्लब गोल स्कोर किया। 2001 से 2016 तक इस होनहार और बासलाहियत खिलाड़ी ने स्वीडिश फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी की। इस दौरान 2002, 2006 और 2010 के वर्ल्ड कप में स्वीडन के क्वालिफाई कराने में ज़्लाटन इब्राहिमोविच का बड़ा कलीदी को रोल रहा। वर्ल्ड कप के अलावा दीगर आलमी टूर्नामेंट्स में भी ज़्लाटन ने स्वीडन के लिए कई कारहाई नुमाइयां
अंजाम दिए। इब्राहिमोविच ने स्वीडन के लिए अब तक सबसे ज्यादा 62 गोल स्कोर किए हैं। उनकी तरफ से क्लब्स और स्वीडिश कौमी टीम के लिए स्कोर किए गए 560 गोल से भी ज्यादा गोलों में 60% गोल तब बनाए गए हैं जब वो 30 साल की उम्र पार कर चुके थे। इनके बारे में ये कोट्स देखिए आप कि ज़ैनेडिन ज़िडान क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल, वन ऑफ देम। पर एक बेहतरीन फॉरवर्ड, वर्ल्ड कप जीता है, यूरोपियन नेशंस कप जीता है, आर्सेनल के लिए तूफान मचाया, थियरी ऑनरी के तासुरात देखें। फुटबॉल की तारीख के एक आज तक की तारीख के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स एवर पाओलो माल्डीनी इटली के हैं। वो किस नजर से देखते हैं इब्राहिमोविच को? और सबके फेवरेट एन आइकन, अ क्राउड पुलर, अ हीरो इनसाइड एंड आउटसाइड द फील्ड, हु बेंड्स लाइक बेकम, डेविड बेकम। इब्राहिमोविच के बारे में, इब्राहिमोविच के अपने कोच बड़े जबरदस्त हैं, अपने बारे में बहुत बोलते हैं। एक रिपोर्टर ने इनसे एक बार पूछा कि अपनी बीवी को क्या गिफ्ट दिया आपने उसके बर्थडे पे। इनका जवाब देखिए। टैलेंट के हवाले से इब्राहिमोविच कहते हैं, यू कैन हैव टैलेंट बट टैलेंट डजंट टेक यू ऑल द वे। रोनाल्डिनो की बड़ी तारीफ करते हैं और हैं भी तारीफ के काबिल। प्रीमियर लीग के बारे में जब ये खेल रहे थे, पूछा बेस्ट स्ट्राइकर कौन है वहां, कहा लकू का है और एक वैरो है। तो लोगों ने कहा आप नहीं है, तो जवाब। ये कहते हैं कि मैं 11 की 11 पोजीशन पे खेल सकता हूं। मेसी और रोनाल्डो दोनों को पसंद करते हैं। मेसी के साथ बार्सिलोना में खेला था इनने, मतलब मेसी बिल्कुल नए थे, ये थोड़े एस्टैब्लिश थे उस मामले में, बड़े भी हैं उनसे 5-6 साल। तो कहते हैं मेसी इज फैंटास्टिक, रोनाल्डो इज गुड एंड आई एम वाओ। जोसे मूरिन्हो बहुत मशहूर कोच हैं दुनिया के, चाहे पोर्टो हो, उनको कहां से कहां ले गए, स्पेन गए तो वहां तूफान मचाया, इंग्लैंड आए तो वहां अच्छी जबरदस्त मैनेजर हैं माने जाते। और इब्राहिमोविच भी चाहते थे किसी टीम में उनके साथ खेलें, लेकिन जिस टीम के वो उस वक्त मैनेजर थे उसके बारे में और उनके फॉलोअर्स के बारे में उनकी ये ओपिनियन थी। जो कोई फुटबॉलर होता है उसकी ट्रांसफर होती है कहीं और तो उसका टेस्ट लिया जाता है। सबका नहीं, बहुत प्लेयर्स का टेस्ट लिया जाता है। एक तो फिटनेस देखी जाती है, बाकी चीजें देखी जाती है। तो आर्सेनल ने कहा ये आप वेंगर ने आप खेलें हमारे लिए इब्राहिमोविच को। इन्हें कहा ठीक है, कहा लेकिन टेस्ट देना होगा। I will not do a trial. Either you take me or not. I'm not here to waste time. और बात बड़ी करते हैं कि मैं पेरिस में गया अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अपार्टमेंट देखने। तो मैंने कहा if I don't find an apartment, I will probably buy the hotel itself. मेसी और रोनाल्डो के बारे में इनके कुछ तासुरात हैं बड़े डिफरेंट से, क्योंकि उनको बैलन डोर और वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला जब ये भी डिजर्व करते थे एट टाइम्स। क्योंकि कभी कभी हमें लगा कि जब मैनुअल नॉयर भी डिजर्व करते थे तो रोनाल्डो को मिल गया। तो फिर जब इनने ये देखा, ये कभी खफा नहीं हुए उससे, मुझे नहीं मिला, ये बॉदर नहीं है उन चीजों के बारे में। ही इज लकी गाय क्रिस्टियानो, ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट रो टिकट टू सी मेसी विन ऑल अवार्ड्स। और वो आखिर पे आपने सेगमेंट के कोड देखा था कि डू यू प्ले स्वीडिश स्टाइल फुटबॉल, रिपोर्टर ने पूछा, इनका नो, आई प्ले सेल्टन स्टाइल फुटबॉल। ये कॉन्फिडेंस लेवल और ये अपील इस अजीम खिलाड़ी की। ज़्लाटन इब्राहिमोविच की बात कर रहे थे जावेद परे, और मैं फिर कहता हूँ जो 5-6 हमको गोल स्कोरर दिखते हैं उनके बियॉन्ड फुटबॉल में बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ये नहीं कि वो अच्छे नहीं हैं, उनके बियॉन्ड भी होते हैं। जैसे क्रिकेट में भी हमारा इशू है, 2-4 के बगैर हम नहीं देखते।
किसी को भी बेस्ट और ग्रेटेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। 2 इंग्लैंड के खिलाड़ियों का नाम लूंगा, टेस्ट प्लेयरों का। 80 के करीब टेस्ट खेले दोनों ने। 58 से ऊपर एवरेज है टेस्ट में, वॉली हैमंड और केन बैरिंगटन की। यहाँ 40 की एवरेज रखते रखते प्लेयर मर जाता है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं है। पिछले हफ्ते का क्विज पहले, ठीक है, हमने आपको ये सुनाया था। You know, last year when he won this tournament, I put him right up there with Medvedev, Djokovic, and Nadal, since Federer wasn't playing, in the top 4 in a major. So I saw it because it wasn't an accident the way he played here. He's been improving so much, but already came to the tour as a full-on player, full court, really no weaknesses, but then he made the strength even stronger. And the way he moves on the court, he's by far the best, not by far, but he's the best mover on the court. जो आपने सुना उसमें लिखा था हमने, जो खिलाड़ी बोल रहा है उनका क्या नाम है, वो जिसके बारे में बोल रहे हैं वो कौन है। बहुत कम जवाब मिले और एक ही सही जवाब मिला, जस्ट 1 करेक्ट आंसर। ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर अक्रॉस ऑल सेक्सेस, मेन विमेन, मार्टिना नवरातिलोवा है जो बोल रही है, और ये अल्कराज के बारे में बोल रही है, जिसे माना जाता है अब ये जो 3 निकल रहे हैं धीरे धीरे, इनके बाद डोमिनेंट फोर्स इन वर्ल्ड टेनिस यही होगा, और इसको दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। अब ये वाहिद सही जवाब देने वाला कौन है, थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि पाकिस्तान, हाउ कैन पाकिस्तान प्रोड्यूस क्वालिटी प्लेयर्स व्हेन दे हैव प्लेड वेरी फ्यू मैचेस। देखिए, सवाल जो आपका है इसका मतलब नहीं है कि जो ज़्यादा टीम टेस्ट खेलेगी उधर क्वालिटी प्लेयर ज़्यादा आएंगे, कि जब आप में क्वालिटी है तभी आप टेस्ट में आते हैं। ये नहीं कि टेस्ट में आके आप सीखते हैं हाउ टू प्ले, अब क्वालिटी आप टेस्ट में आते हैं। टेस्ट क्रिकेट बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा मुश्किल काम है। और ये सही है कि जो नया अभी कैलेंडर निकला है टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें 14 मैच हैं पाकिस्तान के, वेस्ट इंडीज़ के साथ 12 हैं, ऐसे ही कुछ न्यूजीलैंड के हैं, वहाँ इंडिया के 26 हैं शायद, ऑस्ट्रेलिया के 24, इंग्लैंड के 20-22, बस उसी के इर्द गिर्द ICC घूमती है। तो फिर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसी होगी जब बाकी मुल्क अगले 3 साल में एक मेजर कंट्रीज 14 मैच खेलेंगी। इससे बेहतर था बायलैटरल सीरीज खेलते थे तो ज़्यादा मैच खेलते थे, और कहीं ना कहीं जिन ममालिक को कम मैच दिए गए हैं वो इस टेस्ट चैंपियनशिप को वहीं रखें, इसके अलावा आपस में मैचेस खेलने की कोशिश करें और आपस में मैच खेलें। ICC को करने दें जो वो करता है, अगर आप कुछ गलत भी करेंगे वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें दम नहीं है, तो आप गलत तो करेंगे नहीं, अब अपनी टीम को ज़्यादा टेस्ट मैचेस खिलाएंगे, जिसकी ज़रूरत है कि हर 1 साल के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट खेलेंगे, हर 1.5 साल के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट खेलेंगे, इंडिया और इंग्लैंड 4 टेस्ट खेलेंगे, लेकिन बाकी मुल्क 2 टेस्ट खेलेंगे। ये बात नहीं बनती है। इससे पहले कि विनर की जानी पाए, आज के सवाल की जानी पाए, एक बड़ा सीरियस इशू शुरू हो गया है जिसमें गवास्कर कहेंगे कि आग उगल रहे हैं, अश्विन के साथ बैड ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा था कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन अगर होता तो क्या आप उसको मैच में बाहर रखते, आपने दुनिया के नंबर 1 बॉलर को बाहर रखा, एक बात है। और शैबली इतने अच्छे खिलाड़ी को कभी इंडियन हिस्ट्री में किसी ने शायद ट्रीट नहीं किया जितना उनको आप कर रहे हैं। और अश्विन ने कहा काश मैं और ज़्यादा अच्छी बैटिंग करता, फंस है, बॉलर तो है, कहा ज़्यादा और बैटिंग अच्छी करता। और अब ज़माना वो आया है कि प्लेयर साथ ही रिएक्ट करते हैं, यहाँ से कहते हैं इजाज़त नहीं है, यहाँ से वो भी लड़ने पे उतर आते हैं। गवास्कर ने कोहली के बारे में कहा कि अब ज़्यादा बात ना करें, वाइड बॉल थी जिस पर आप आउट हुए हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते इसलिए आउट हुए, तो कोहली ने भी कुछ यहाँ से ताने कस दिया, ये मामला हो गया। रोहित शर्मा ने कहा 3 मैच होने चाहिए थे फाइनल के, तो गवास्कर ने कहा जब पहला मैच खेला आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तब पता था ना एक ही होगा, था ना सबको पता, ये गवास्कर का कहना है। तो वो काफ़ी गुस्से में है गवास्कर।
और बात जो कर रहे हैं वो लॉजिक की कर रहे हैं। और जब वो बात करेंगे लॉजिक की हो या कम लॉजिक की, आपको तो सुनना है। वो समझ है, वो स्टेटस है उनका। और आप ये उम्मीद ना करेंगे बहुत से वाकई प्लेयर कुछ भी बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। आप पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की जाए दादो तहसीन, उसी शख्स को, वही शख्स जो सही जवाब दे सका। मुश्ताक लोन तुर्कमांगाम शुपियन, बहुत बहुत मुबारक। आपने तो सबको मात दे दी, जबरदस्त। फिर से एक बार मुबारक आपको। और अब आज के सवाल की जानिब। आवाज की बात अब रहने दें, अब ये बताएं देखिए एशेज जारी है। आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच की कमेंट्री भी टेलीविजन पे सुनी, दुनिया भर के कमेंटेटर जमा किए गए थे। अब आप एशेज की भी सुन रहे होंगे। आप क्रिकेट समझते हैं किसी हद तक? फर्क देखिए, मार्क टेलर आ गए हैं, कुछ और खिलाड़ी आ गए हैं, और कुछ और बातूनी वो ताने देने वाले वो नहीं है। एक लुत्फ है मैच में, एक मजा है कमेंट्री में। वो ज़्यादा बोलने वाले यहाँ की पीटरसन भी इनकी सोहबत में बेहतर हो गए, और सारे टाइम नहीं बोलते। बॉल के पीछे प्लेयर दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं बोलेंगे। और गेम को एनालाइज करते हैं और प्रोज एंड कॉन्स हमारे सामने रखते हैं। आगे की बात कहते हैं, पीछे क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये उसके लिए होते हैं क्योंकि ये प्लेयर हैं पुराने। ये सिर्फ बॉल हवा में है, वो दौड़ रहा है, उसने सिग्नल दिया, जो हम देख रहे हैं वो कहने के लिए नहीं होते हैं, वो इनका काम भी नहीं है, और ये अपना काम बखूबी भी निभा रहे हैं। There's a lot of difference between commentary of Ashes and what we see in our region. मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज।